हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम रोज़ की तरह आज भी जीएस के 20 क्वेश्चन का आपके सामने लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके आगामी जो एसएससी जीडी के पेपर होने वाले हैं। ठीक है, तो उन्हीं के जो प्रीवियस ईयर उन्हीं के बेसिस पे के आधार पर आपके सामने क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। और क्वेश्चन ऐसे रखा गया कि जो मतलब हम बता चुके हैं पहले कि जीएस का जो पोर्सन है उसका हम जैसे अभी तो बात करें तो हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी एक शुरू से लेकर चल रहे हैं। ठीक है, तो कल जहाँ तक हुआ था उसके आगे के क्वेश्चन को आज रखा गया है। ठीक, तो चलिए अपने प्रैक्टिस सेट के आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 के पहले क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आज का कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ने दिया 563 बीसी, ऑप्शन भी दिया 483 बीसी, और ऑप्शन ने दिया 383 बीसी, और ऑप्शन ने दिया आपका 663 बीसी। अगर पूछे गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था तो हुआ था आपका 563 बीसी में। कब? 563 बीसी में। कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। बचपन का नाम क्या था इनके? इनके बचपन का नाम था आपका सिद्धार्थ। इनके अगर पीछे पिता का नाम क्या था? इनके पिता शुद्धोधन। इनके पिता कौन थे? शुद्धोधन थे, जो कि अगर पूछे किस राज्य के थे तो आपके शाक्य गणराज्य के थे। शाक्य गणराज्य के थे। ठीक है, इनकी माता की बात करें, इनकी माता कौन थी? इनकी माता थी आपकी महामाया, यानी माया देवी। महामाया इनकी माता थी। ठीक है, ये किस वंश की थी? मतलब इस किस गणराज्य की थी? एक कोली गणराज्य की थी। कोली गणराज्य की। ये किस गणराज्य की थी? आपके कोली गणराज्य की थी। ठीक है, पिता कौन हो गए? शुद्धोधन हो गए। माता कौन हो गई? महामाया। पूछे इनकी माता जो थी, इनका अगर पूछे मृत्यु तो सिद्धार्थ के मतलब यानी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इनकी माता की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब? इनके जन्म के 7वें दिन के बाद, मतलब 7वें दिन इनकी माता की मृत्यु हो गई। अगर पूछे इसके बाद इनका यानी गौतम बुद्ध का पालन पोषण किसने किया है? इनकी मौसी कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। प्रजापति गौतमी इनकी पालन पोषण की थी। ठीक है, प्रजापति गौतमी जो कि इनकी क्या थी? मौसी थी। ठीक, प्रजापति गौतमी इनकी मौसी जिन्होंने गौतम बुद्ध का पालन पोषण किया था। ठीक, अगर पूछे इनका शादी कब हुआ था? इनकी शादी कब हुआ था? तो 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हो गई थी। किसके साथ? यशोधरा। इनकी पत्नी का नाम पूछे क्या है? तो यशोधरा इनकी पत्नी का नाम है। ठीक है, 16 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी, और इसके 12 वर्ष बाद यानी 28 वर्ष की उम्र में एक पुत्र हुआ जिसका नाम क्या था? राहुल था। पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। और इसके 1 वर्ष बाद आपका यानी 29 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध ने अपना गृह त्याग किया। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ दिया। ठीक है, और अगर पूछे 35 वर्ष के यानी इसके 6 साल बाद इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्त हुआ था। कब? 35 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में क्या हुई थी? शादी हुई थी। 28 वर्ष की उम्र में क्या हुआ था? पुत्र हुआ था। ठीक है, और 29 की उम्र में गृह त्याग, और 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगर पूछे गृह त्याग है मतलब यह क्या कहलाया? तो इसे महाविनिष्क्रमण कहते हैं, और ज्ञान प्राप्ति आपको संबोधि कहलाता है। ठीक, तो क्या हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 बीसी। बचपन का नाम सिद्धार्थ। पिता शुद्धोधन शाक्य गणराज्य के थे। माता महामाया यानी माया देवी किस गणराज्य की थी? आपके कोली गणराज्य की थी। किस गणराज्य की? कोली गणराज्य की थी। 7वें दिन ही इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो जाती है। इनका आगे का पालन पोषण अगर पूछे किसने किया तो इनकी मौसी प्रजापति गौतमी थी। 16 वर्ष की उम्र में यशोधरा के साथ इनकी शादी होती है, और इसके 12 वर्ष बाद यानी 28 वर्ष की उम्र में इन्हें एक पुत्र प्राप्त होता है जिसका नाम क्या है? राहुल। क्या है? राहुल। ठीक, और इसी के मतलब 28 के बाद 1 वर्ष बाद यानी 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया, जो कि आपका महाविनिष्क्रमण कहलाया, और इसके 6 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और ज्ञान की प्राप्ति क्या कहलाई? आपकी संबोधि कहलाई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? ऑप्शन ए दिया अनुच्छेद 2, ऑप्शन बी दिया अनुच्छेद 1, ऑप्शन सी दिया अनुच्छेद 3 और ऑप्शन डी दिया अनुच्छेद 4। तो अगर पूछे भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है, अगर पूछे किस अनुच्छेद में स्थित है यानी उल्लेखित है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में उल्लेखित है। भाग की बात करें, भाग 1, संविधान के भाग 1 अनुच्छेद का अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक किसमें दिया गया? भाग 1 में दिया गया है। तो ये क्या हो गया आपका? अनुच्छेद 1 में आपके भारत अर्थात इंडिया जो है आपका राज्यों का संघ है, यह किसमें उल्लेखित है? तो अनुच्छेद 1 में आपके उल्लेखित है। ठीक है। अगर हम अनुच्छेद 2 की बात करें तो अनुच्छेद 2 में क्या मतलब लिखा गया है? अनुच्छेद 2 में तो इसमें लिखा गया है कि भारत के अगर पड़ोसी देश हों उनके उनका कोई भी भाग, मतलब पड़ोसी देश के मतलब भारत के बाहरी यानी भारत का हिस्सा न होकर दूसरे देश का कोई भी हिस्सा भारत में मिल सकता है, तो उसके बारे में कहाँ लिखा गया? आपका अनुच्छेद 2 में लिखा गया है। ठीक है। लिखा गया कि विदेशी राज्य को भारत में मिलाना, विदेशी राज्य का यानी पड़ोसी देशों के कोई भी राज्य या कोई देश अगर से मिलना चाहता है भारत में तो अनुच्छेद 2 के तहत मिल सकता है। ठीक है। अगर पूछे इसका उदाहरण कौन सा है तो इसका उदाहरण आपका सिक्किम, जैसे सिक्किम, ठीक, सिक्किम भी इसी प्रकार आपका अनुच्छेद 2 के तहत ही मिलाया गया है भारत में। ठीक है। पहले सिक्किम एक स्वतंत्र अलग देश था। इसे अगर पूछे कब मिलाया गया, इसे 35वां संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 में, कब? 1974 में सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। क्या बनाया गया था? सह राज्य। ठीक है। और इसके बाद इसे कब? 36वें संविधान संशोधन, कब? 36वें संविधान संशोधन 1975 में, 1975 को 36वें संविधान संशोधन 1975 को इसे क्या गया? भारत का कौन सा नंबर का राज्य बनाया गया था? इसे भारत का 22वां राज्य बनाया गया। कौन सा राज्य? 22वें नंबर का राज्य बनाया गया था, 22वां राज्य बनाया। ठीक है। कब? 1975 में इसे 22वां राज्य भारत का बनाया था। ठीक है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 2 के तहत इसे बनाया गया था। और अनुच्छेद 3 की बात करें तो अनुच्छेद 3 में क्या है? अनुच्छेद 3 में बताया गया है भारत के किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य को मतलब किसी 2 राज्य को एक कर मतलब किया जा सकता है और किसी एक राज्य को 2 भागों में बांटा जा सकता है। और हाँ, उन राज्यों के क्षेत्र के नाम में भी परिवर्तन किया जाता है। किसके अनुसार? अनुच्छेद 3 के अनुसार। यानी भूमि में परिवर्तन या एक राज्य को 2 राज्यों में बदल दिया जा सकता है या 2 राज्यों को एक राज्य में विलीन किया जा सकता है। और नाम में परिवर्तन भी अनुच्छेद 3 के तहत किया जा सकता है। ठीक है। और अनुच्छेद 4 की अगर हम बात करें, अनुच्छेद 4 की बात करें तो अनुच्छेद 4 में लिखा गया कि जो मतलब या फिर किसी राज्य का विलय करना, मतलब बाहरी किसी भी देश या राज्य को भारत में मिलाना और भारत के किसी भी राज्य को अलग अलग करना या 2 राज्यों को एक में करना या इसके नाम में परिवर्तन करना, ये सब आसानी से किया जा सकता है, साधारण बहुमत से किया जा सकता है। और इसके मतलब ये सब करने के लिए संसद को राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है। ये सब करने के लिए संसद को राष्ट्रपति की अनुमति की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया, मतलब 368 के अंतर्गत नहीं रखा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए दिया 9, ऑप्शन बी दिया आपका 4, ऑप्शन सी दिया 11 और ऑप्शन डी दिया 6। अगर पूछे खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये होते हैं आपके 9 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 9 खिलाड़ी। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है सही आंसर होता है। पूछे और कौन से गेम में अगर से 9 खिलाड़ी होते हैं, तो एक होता है आपका बेसबॉल। क्या होता है? बेसबॉल। बेसबॉल में पूछे अगर कितने खिलाड़ी होते हैं, इसमें भी आपके 9 खिलाड़ी होते हैं। 4 खिलाड़ी किस में होते हैं? तो आपके पोलो में। किसमें? पोलो में। 11 खिलाड़ी किस में होते हैं? ये होते हैं आपके क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया और फुटबॉल में। ठीक है। ये 3 गेमों में आपके 11 खिलाड़ी होते हैं। 6 खिलाड़ी पूछे अगर किस गेम में होते हैं, ये होते हैं आपके वॉलीबॉल में। वॉलीबॉल में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि गीजा के महान पिरामिड निम्न में से किस देश में स्थित हैं? ऑप्शन ए दिया पेरिस, ऑप्शन बी दिया मिस्र, ऑप्शन सी दिया बैंकॉक और ऑप्शन डी दिया लंदन।
पूछा गीजा के महान पिरामिड निम्न से किस देश में स्थित है? तो ये आपके मिस्र में स्थित है। कहाँ पर? मिस्र में स्थित है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ, कहाँ पर? सारनाथ में भी आपके ऋषि पत्तनम में कितने ब्राह्मणों को दिया था? कितने ब्राह्मणों को दिया था? तो अगर पूछे महात्मा बुद्ध ने जो आपका पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था। कितने ब्राह्मणों को दिया? इन्होंने दिए थे आपके 5 ब्राह्मणों को अपना पहला उपदेश दिया था, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम 5 ब्राह्मणों के नाम की बात करें, नाम क्या है? तो एक का नाम था आपका कौंडिन्य, क्या था? कौंडिन्य। एक थे आपके वप्पा, और एक थे आपके भोदिया, वप्पा भोदिया। एक थे आपके मधनामा, मधनामा, और एक थे आपके अस्सा। ये आपके 5 ब्राह्मण थे। ठीक, यानी 5 ब्राह्मणों को महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ के ऋषि पत्तनम में दिया था। ठीक है, और इस मतलब पहले उपदेश के बाद इन्होंने ये कहाँ चले गए? मतलब बगल में आपके वाराणसी चले गए। अगर पूछा वाराणसी में इन्होंने किसको उपदेश दिया? तो यज्ञ श्रेष्ठी को इन्होंने उपदेश दिया था। ठीक, यानी अपना उपदेश दिया था यज्ञ श्रेष्ठी को। यज्ञ श्रेष्ठी को कहाँ पर दिया? वाराणसी में। यज्ञ श्रेष्ठी को इन्होंने वाराणसी में मतलब अपना उपदेश दिया, और वाराणसी में ही मतलब यहीं पर इन्होंने क्या किया था? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। क्या बनाया? बौद्ध भिक्षु संघ बनाया। कहाँ पर? वाराणसी में इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ बनाया था। ठीक है, और इसके बाद पूछा, अगर पूछा महात्मा बुद्ध ने कहाँ गए? ये वैशाली चले गए। कहाँ चले गए? वैशाली चले गए, वैशाली चले गए। और पूछे यहाँ पर किसका गठन किए? तो यहाँ पर बौद्ध भिक्षुड़ी संघ का गठन किए। यहाँ पर बौद्ध भिक्षु संघ का, और वैशाली में बौद्ध भिक्षुड़ी संघ का गठन किए थे। बौद्ध भिक्षुड़ी संघ का मतलब गठन किए थे। ठीक है, किसके कहने पर? अगर पूछे बौद्ध भिक्षुड़ी संघ का इन्होंने वैशाली में बौद्ध भिक्षुड़ी संघ का गठन अगर पूछे किसके कहने पर किए थे? तो इनके एक थे शिष्य थे, कौन थे? आनंद। आनंद के कहने पर इन्होंने बौद्ध भिक्षुड़ी संघ का मतलब गठन किए थे। आनंद के कहने पर, आनंद के कहने पर। ठीक है, और सबसे पहले मतलब इसमें किसके मतलब किससे सदस्य बनाए? मतलब महिलाओं के लिए बनाया गया था बौद्ध भिक्षुड़ी संघ कि मतलब इसमें सबसे पहले कौन जुड़ी? इसमें जुड़ी थी इनकी प्रजापति गौतमी। कौन? इनकी तो मौसी थी। कौन थी? इनकी मौसी थी। कौन थी? प्रजापति गौतमी। और इनके साथ थे आपके अम्रपाली। ये दोनों मतलब सबसे पहले भिक्षुड़ी संघ में जुड़ी थी। ठीक है, ठीक। तो पूछा तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ ऋषि पत्तनम में कितने ब्राह्मणों को दिया? 5 ब्राह्मणों को दिया। कौन कौन थे? कौंडिन्य, वप्पा, भोदिया, मधनामा, वस्सा। ठीक, और इसके बाद इन्होंने ये कहाँ चले गए? आपके वाराणसी चले गए, जहाँ जाकर इन्होंने यज्ञ श्रेष्ठी को अपना उपदेश दिया, और यहीं पर इन्होंने बौद्ध भिक्षु संघ मतलब बनाया। ठीक है, और इसके बाद बौद्ध भिक्षु संघ बनाया, और इसके बाद ये वैशाली चले जाते हैं और वहाँ पर बौद्ध भिक्षुड़ी मतलब संघ बनाते हैं। किसके कहने पर? ये आनंद के कहने पर। यानी कौन थे? इनके शिष्य थे। ठीक, और इनमें सबसे पहले कौन जुड़ी थी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी, और अम्रपाली। ये दोनों सबसे पहले जुड़ी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये हमारा भारत अखंड भारत था। हमारा भारत जो था अखंड भारत था। सबसे पहले 1893 में डूरंड लाइन खींच दी गई और डैश अलग हो गया। यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। कौन अलग हुआ था? पाकिस्तान, म्यांमार, अफगानिस्तान या नेपाल। तो पूछे डूरंड लाइन खींची गई थी। ठीक, कब? 1893 में। तो क्या और खींच दी गई, और अलग कौन हुआ था? तो हुआ था आपका अफगानिस्तान। कौन अलग हुआ था? अफगानिस्तान अलग हुआ था। ठीक है, अफगानिस्तान अलग हुआ, और यह अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। और यह क्या था? अखंड भारत का पहला टुकड़ा था। यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। और म्यांमार जो था ये आपके अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था। म्यांमार जो है अखंड भारत का दूसरा टुकड़ा था। अब पूछिए ये भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 में आपका भारत से अलग हुआ था। ठीक है, और पाकिस्तान की बात करें तो आपके कब अलग हुआ है? 1947 में अलग हुआ, और ये अखंड भारत का तीसरा टुकड़ा था।
यह दो हिस्सों में बटा था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है, पूर्वी पाकिस्तान की बात करें, पूर्वी पाकिस्तान आपका 1971 आपके बांग्लादेश के रूप में हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है? अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है? ऑप्शन दिया आपका रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी दिया शिवकिला दर्रा, ऑप्शन सी दिया बारालाचला दर्रा और ऑप्शन डी दिया काराकोरम दर्रा। तो किसकी बात कर रहा है? रोहतांग दर्रा, सॉरी अटल सुरंग की। अटल सुरंग किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो किससे? रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। किससे? रोहतांग दर्रे से गुजरती है। ठीक है, और रोहतांग दर्रा की अगर बात करें तो यहाँ से कौन सी नदी निकलती है? तो रावी नदी निकलती है। रावी नदी निकलती है कहाँ से? रोहतांग दर्रे से निकलती है। ठीक है, और ये जो आपका रोहतांग दर्रा हो गया, शिवकिला दर्रा, बारालाचला दर्रा, ये तीनों दर्रे की बात करें, ये कहाँ पर है? तीनों दर्रे आपके हिमाचल प्रदेश में है। ये तीनों दर्रे कहाँ पर है? आपके हिमाचल प्रदेश में है। और जो आपका काराकोरम दर्रा है, ये कहाँ पर है? आपके लद्दाख में है। कहाँ पर है? लद्दाख में आपका काराकोरम दर्रा है। और यह विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। विश्व का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, कौन? काराकोरम दर्रा। और रोहतांग दर्रा, शिवकिला दर्रा, बारालाचला दर्रा आपके हिमाचल प्रदेश में है और काराकोरम दर्रा आपके लद्दाख में। कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, अगर आप शिवकिला दर्रा की बात करें तो तिब्बत को शिमला से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? तिब्बत को शिमला से कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका शिवकिला दर्रा जोड़ता है। ठीक है, शिवकिला दर्रा जोड़ता है। और बारालाचला दर्रा की बात करें तो आपका लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह को मनाली से जोड़ता है। लेह को मनाली से जोड़ता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, एयरोफ्लोट निम्न में से किस देश की विमान कंपनी है? एयरोफ्लोट निम्न में से किस देश की विमान कंपनी है? ऑप्शन ए दिया अमेरिका, ऑप्शन बी दिया रूस, ऑप्शन सी दिया आपका ग्रीस और ऑप्शन डी दिया जर्मनी। तो एयरोफ्लोट की बात कर रहा है। एयरोफ्लोट अगर पूछे किस देश की विमान कंपनी है तो ये आपके रूस की है। कहाँ की है? रूस की, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया है, फिर दिया गौतम बुद्ध के बारे में कि गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? ऑप्शन ए दिया सारनाथ, ऑप्शन बी दिया कुशीनगर, ऑप्शन सी दिया श्रावस्ती और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। तो अगर पूछे गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? तो ये दिए थे आपके सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में पहला उपदेश, सॉरी पहला उपदेश इन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। 5 ब्राह्मणों को दिया था। वो कौन कौन से थे? कौंडिन्य, वप्पा, भोदिया, मदनामा और असाई, आपके 5 ब्राह्मण थे जिन्हें किसने? गौतम बुद्ध ने सारनाथ के ऋषि पत्र में अपना पहला उपदेश दिया। उसके बाद ये कहाँ चले गए थे? वाराणसी। वहाँ पर किसको उपदेश दिए थे? ये दिए थे आपके यज्ञ श्रेष्ठी को दिए थे। ठीक है, अगर हम कुशीनगर की बात करें तो इन्होंने यहाँ पर आपको अंतिम उपदेश, अगर पूछे गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसे दिए थे? तो अंतिम उपदेश कहाँ दिए थे? ये दिए थे कुशीनगर में। किसे दिए गए थे? ये दिए थे आपके सुभद्र को। किसे? सुभद्र को अंतिम उपदेश कहाँ पर? कुशीनगर में दिए थे। ठीक है, और पूछेगा से गौतम बुद्ध ने सबसे अधिक उपदेश कहाँ दिए थे? दिए थे आपके श्रावस्ती में। कहाँ पर? श्रावस्ती में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है सही आंसर होता है। अगर पूछे गौतम बुद्ध के सबसे अधिक अनुयायी कहाँ पर थे? वो भी आपके श्रावस्ती में ही थे। कहाँ पर? सबसे अधिक अनुयायी श्रावस्ती में ही थे। ठीक है, कहाँ पर थे? श्रावस्ती में, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य है? 22वां राज्य कौन बना था? सिक्किम बना था। ठीक, यहाँ पूछा गया 28वां राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए दिया उत्तराखंड, ऑप्शन बी दिया झारखंड, ऑप्शन सी दिया छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या दिया है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अगर हम पूछे 28वां राज्य कौन सा है तो यह है आपका झारखंड। कौन है 28वां राज्य? आपका झारखंड है। कौन है? झारखंड। अगर पूछे इसका मतलब स्थापना कब हुई थी? इसका स्थापना हुआ था 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को। यह किससे अलग होकर बना था? यह आपके बिहार से अलग होकर बना था। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो यह किससे अलग होकर बना? यह आपके उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना था। यह कब अलग हुआ था? यह अलग हुआ था 9 नवंबर सन 2000 को। सन 2000 किससे अलग होकर बना? उत्तर प्रदेश से बना।
छत्तीसगढ़ की बात करें तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर सन 2000 को, 1 नवंबर सन 2000 को। ये किससे अलग होकर बना था? मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें किसकी, मध्य प्रदेश सॉरी छत्तीसगढ़ की, छत्तीसगढ़ था आपका 26वां राज्य, छत्तीसगढ़ 26वां राज्य था, और उत्तराखंड आपका 27वां राज्य बना था, और जो आपका झारखंड था ये आपका 28वां राज्य बना था। छत्तीसगढ़ 26वां, उत्तराखंड 27वां, और आपका झारखंड जो आपका 28वां राज्य बना था, ठीक है। तो यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही आंसर होता है कि झारखंड आपका जो आपका 28वां राज्य बना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में नहीं है? निम्न में से कौन सा दर्रा जो आपके उत्तराखंड में नहीं है? ऑप्शन ए दिया आपका लिपुलेख दर्रा, ऑप्शन बी दिया माना दर्रा, ऑप्शन सी दिया नीति दर्रा, और ऑप्शन डी दिया नाथुला दर्रा। तो उत्तराखंड में नहीं है, तो यानी कौन सा दर्रा जो है आपका उत्तराखंड में है? आपका नाथुला दर्रा। ये कहाँ पर है? आपके सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। नाथुला दर्रा पूछे कहाँ पर है, तो ये आपके सिक्किम में है, ठीक है, सिक्किम में है। और ये तीनों दर्रे कहाँ पर हैं? ये तीनों दर्रे आपके उत्तराखंड में हैं। कौन कौन से हैं? ये आपके लिपुलेख दर्रा, माना दर्रा और नीति दर्रा, ठीक है। अगर हम किसकी बात करें, नाथुला दर्रा की बात करें, कहाँ पर आपके सिक्किम में है। और यह किसके किसके बीच मतलब रास्ता जुड़ता है, तो भारत और चीन के बीच है, ठीक है। ये भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग है। जो आपका नाथुला दर्रा जो आपके भारत और चीन का व्यापारिक मार्ग था, ठीक है। इसे प्राचीन काल में रेशम मार्ग भी कहा जाता था। प्राचीन काल में रेशम मार्ग भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्राचीन काल में रेशम मार्ग भी कहा जाता था। और इसे 1962 में भारत चीन युद्ध के समय इसे बंद कर दिया था। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया था, और अब वर्तमान में ये चालू है। अगर पूछे वर्तमान में फिर मतलब दोबारा कब चालू किया गया था, तो 2006 में से फिर से चालू कर दिया गया। 2006 में से फिर से मतलब खोल दिया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन दिया बैरोमीटर, ऑप्शन बी दिया इलेक्ट्रोमीटर, ऑप्शन सी दिया एनीमोमीटर, और ऑप्शन डी दिया हाइड्रोमीटर। वायुमंडलीय दाब की बात कर रहा है, तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का अगर पूछे प्रयोग किया जाता है, तो किया जाता है आपका बैरोमीटर का। किसका? बैरोमीटर का। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, क्या दिया है? इलेक्ट्रोमीटर। इलेक्ट्रोमीटर से क्या मापा जाता है? इससे आपका दूध का अपेक्षिक घनत्व मापा जाता है। क्या मापा जाता है? दूध का अपेक्षिक घनत्व, दूध का अपेक्षिक घनत्व, ठीक। और हम बात करें ऑप्शन सी की, क्या दिया है? एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या मापी जाती है? तो वायु की गति मापी जाती है। वायु की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से। और हाइड्रोमीटर की बात करें तो यह तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व, तरल पदार्थ का सापेक्षिक घनत्व अगर पूछे किससे मापा जाता है? मापा जाता है आपके हाइड्रोमीटर से। वायु की गति किससे मापी जाती है? एनीमोमीटर से। दूध का सापेक्षिक घनत्व यानी अपेक्षिक घनत्व किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रोमीटर से। और वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? आपके बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन फिर महात्मा बुद्ध के बारे में पूछा है कि महात्मा बुद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया, यह घटना क्या कहलाई? क्या कहलाई? मतलब गृह त्याग की घटना क्या कहलाई? ऑप्शन दिया संबोधि, ऑप्शन बी दिया धर्म चक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी दिया आपका महापरिनिर्वाण, और ऑप्शन डी दिया आपका महाभिनिष्क्रमण। संबोधि की बात करें तो आपके ज्ञान प्राप्ति इन्हें कब हुई थी? तो 35 वर्ष की उम्र में, 35 वर्ष की उम्र में इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, ज्ञान प्राप्त हुआ था। यह घटना क्या कहलाई थी? आपको संबोधि कहलाई थी। धर्मचक्र प्रवर्तन की बात करें तो इन्होंने पहला उपदेश इनका क्या कहलाया? आपका धर्मचक्र प्रवर्तन। कहाँ दिए थे? आपके सारनाथ में दिए थे। कहाँ पर? सारनाथ में दिए थे। कितने ब्राह्मणों को दिए थे? 5 ब्राह्मणों को दिए थे। और जब का महापरिनिर्वाण है यह मृत्यु, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो यह घटना क्या कहलाई? महापरिनिर्वाण कहलाई। और जब इन्होंने गृह त्याग किया तो यह घटना क्या कहलाई? आपकी महाभिनिष्क्रमण कहलाई। महाभिनिष्क्रमण कहलाई। यानी ऑप्शन डी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, हाल ही में आंध्र प्रदेश से अलग होकर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ। इसमें भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होगा?
मतलब किस अनुसूची में परिवर्तन होगा। ऑप्शन यदि आपका अनुसूची 1, ऑप्शन बी दिया अनुसूची 7, ऑप्शन सी दिया आपका अनुसूची 9 और ऑप्शन डी दिया आपका अनुसूची 10। ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में मतलब आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन सा राज्य बना था? तेलंगाना राज्य बना था, जो कि आपका 29वें नंबर का राज्य बना था। ठीक है। इसमें भारतीय संविधान के किस सूची में परिवर्तन होगा? तो किस सूची में से परिवर्तन होगा? यह होगा अनुसूची 1 में। क्या है इसमें? क्या है? स्टेट और मतलब राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के बारे में किसमें बताया गया है? आपके अनुसूची 1 में बताया गया है। तो इसलिए इस परिवर्तन भी कहाँ होगा? अनुसूची 1 में ही परिवर्तन होगा। और अनुसूची 7 में क्या बताया गया? इसमें 3 सूचियों के बारे में बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में के बारे में किसमें बताया गया? आपके अनुसूची 7 में बताया गया है। संघ सूची में कितने विषय हैं वर्तमान में? 100 विषय हैं। राज्य सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 विषय हैं। अगर पूछे समवर्ती सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, तो वहाँ पर आपके टोटल 52 विषय हैं। ठीक है। 9वीं सूची अनुसूची की बात करें तो इसमें आपके भूमि सुधार से है। किससे है? भूमि सुधार से है। 10वीं अनुसूची किससे है? आपकी दल बदल से है। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया मेदराम यात्रा। मेदराम यात्रा निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? ऑप्शन दिया तमिलनाडु, ऑप्शन बी दिया तेलंगाना, ऑप्शन सी दिया त्रिपुरा और ऑप्शन डी दिया आपका केरल। ठीक है। तब मेदराम यात्रा अगर पूछे निम्न में से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, ये कहाँ का है? आपके तेलंगाना का है। कहाँ का है? मेदराम यात्रा। मेदराम यात्रा आपका कहाँ का? आपके तेलंगाना का प्रमुख त्यौहार है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। तेलंगाना के और प्रमुख त्योहारों की बात करें, जैसे हो गया आपका एक बोनालू, क्या हो गया? बोनालू हो गया, बथुकम्मा हो गया, बथुकम्मा हो गया। एक है आपका अलाई बलाई, अलाई बलाई, ये क्या है? अलाई बलाई। एक है आपका तेलंगाना दशहरा, तेलंगाना क्या है? तेलंगाना दशहरा, तेलंगाना दशहरा। ठीक है। ये सब तो त्यौहार कहाँ के? आपके तेलंगाना के प्रमुख त्यौहार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है डैश में गाय को, ये में है। ठीक है, मैं नहीं में है। डैश में गाय को अन्नदा, वन्नदा और क्या? अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। ऑप्शन दिया विनय पिटक, ऑप्शन भी दिया सूत्र पिटक और ऑप्शन सी दिया आपका अभिधम्म पिटक और ऑप्शन डी दिया इनमें से कोई नहीं। मतलब किस पिटक में गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है? तो किस पिटक में कहा गया है? तो एक पिटक है आपका सूत्र पिटक में। किसमें? सूत्र पिटक में किसको? गाय को क्या कहा गया है? अन्नदा, वन्नदा और सुखदा कहा गया है। ठीक है। और पीछे पिटक जो है आपका बौद्ध साहित्य को त्रिपिटकों में बताया गया है। जो आपका बौद्ध साहित्य है उसे किसमें बताया गया? त्रिपिटक। त्रिपिटक कौन कौन से? एक है विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। ठीक है। कौन कौन से पिटक हैं? विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो सूत्र पिटक में ही आपके गाय को अन्नदा, वन्नदा और सुखदा बताया गया है। और सूत्र पिटक में ही आपके 5 सूत्र पिटक जो आपके 5 भागों में विभाजित भी है। कितने भागों में? 5 भागों में विभाजित भी हैं। ठीक है। ये कौन कौन से हैं? एक है आपका खुंदक निकाय। क्या है? खुंदक निकाय। क्या है? खुंदक निकाय। एक है आपका अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय। एक है आपका दिघ निकाय, दिघ निकाय। ठीक है। एक है आपका मध्यम निकाय, मध्यम निकाय, मध्यम निकाय। एक है आपका संयुक्त निकाय, संयुक्त निकाय। एक क्या है? सूत्र पिटक जो आपके 5 मतलब 5 भागों में विभाजित है। कितने में? 5 भागों में विभाजित है। कौन कौन से हैं? खुंदक निकाय, अंगुत्तर निकाय, दिघ निकाय, मध्यम निकाय और संयुक्त निकाय। आपके 5 भागों में कौन सा सूत्र पिटक जो आपका विभाजित है? ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया सप्तकोटेश्वर। सप्तकोटेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? सप्तकोटेश्वर मंदिर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन दिया तेलंगाना, ऑप्शन बी दिया गोवा, ऑप्शन सी दिया पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी दिया गुजरात। तो सप्तकोटेश्वर अगर पूछे मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो आपके गोवा में स्थित है। कहाँ पर? गोवा में स्थित है। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। गोवा में और कौन सा मंदिर है? देखिए आपका मंगेशी मंदिर, मंगेशी मंदिर। मंगेशी मंदिर कहाँ स्थित है? अभी आपके गोवा में स्थित है। एक है आपके कामाक्षी मंदिर,
कामाक्षी मंदिर, ठीक है। यह है कामाक्षी मंदिर, कामाक्षी मंदिर। ये कहाँ पर है? ये भी आपके गोवा में ही स्थित है, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया? भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को किस वर्ष अपनाया था, ठीक है। ये आपका रुपया का प्रतीक है। ऑप्शन ने दिया 2008, ऑप्शन भी दिया 2012, ऑप्शन सी दिया 2010 और ऑप्शन डी दिया 2011। तो अगर पूछे भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपये के प्रतीक को कब अपनाया, ये 2010 में अपनाया था। कब? 2010 में अपनाया था। अगर पूछे प्रतीक जो है आपके किसके द्वारा निर्मित किया गया था, तो ये किया गया था उदय कुमार के द्वारा। उदय कुमार के द्वारा निर्मित किया गया था। किसके द्वारा? उदय कुमार के द्वारा निर्मित किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है। ऑप्शन दिया सीपीयू में, ऑप्शन दिया मेमोरी में, ऑप्शन सी दिया दोनों में और ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो सीपीयू जो है आपके अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित किस में रखता है? तो रखता है आपके मेमोरी में। कहाँ पर? मेमोरी में सुरक्षित रखता है, ठीक। अगला क्वेश्चन दिया कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा, किसको? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है। ऑप्शन दिया डेनमो, ऑप्शन बी दिया मोमबत्ती, ऑप्शन सी दिया माइक्रोफोन और ऑप्शन डी दिया लाउड स्पीकर। तो अगर बात करें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किस यंत्र द्वारा यानी किस उपकरण द्वारा किया जाता है? किया जाता है कि डायनमो द्वारा। और मोमबत्ती द्वारा क्या किया जाता है? मोमबत्ती द्वारा रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। रासायनिक ऊर्जा किसमें? प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में। और माइक्रोफोन से क्या होता है? इसमें होता है आपका ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। और लाउड स्पीकर क्या करता है? विद्युत को ध्वनि में परिवर्तित करता है, विद्युत को ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ठीक है, ठीक। तो पूछा था यांत्रिक को विद्युत में तो डायनमो, रासायनिक को प्रकाश में मोमबत्ती और ध्वनि को विद्युत में माइक्रोफोन, विद्युत को ध्वनि में लाउड स्पीकर, ठीक। तो चलिए आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।